जीन पियाजे, जिन्होंने, जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। 1896 में इनका जन्म होता है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया जी? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए मेरे भाई, आप लोग ध्यान से अगर इस चीज़ को नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी फायदा हो। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने ही किया था। ये ये तो एक बहुत सिंपल बात हो गई। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि जीन पियाजे, जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका जन्म होता है 1896 में और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। जीन पियाजे ने क्या किया दोस्तों कि उन्होंने अपने आस पड़ोस के ही बच्चों को पकड़ा। आस पड़ोस में आपके भी गली मोहल्ले में आस पड़ोस में बच्चे होंगे, वैसे ही जीन पियाजे ने क्या किया कि अपने आस पड़ोस के बच्चों को ही पकड़ा और उन बच्चों को पकड़ा, मीन्स उन बच्चों पे स्टडी किया, कैद नहीं किया, और उन्हीं बच्चों पर ज्ञानात्मक या फिर आप उसे कह सकते हैं संज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। ज्ञानात्मक मानसिक विकास कहिए, संज्ञानात्मक मानसिक विकास कहिए या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहिए, कुल मिला के एक ही बात है। ठीक है ना। तो अपने ही आस पड़ोस के बच्चों पर इसका स्टडी किया, अध्ययन किया। उन्होंने जीन पियाजे के सिद्धांत को एक और भी नाम से हम जानते हैं, उसे कहते हैं हम अवस्था का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और विकासात्मक सिद्धांत के नाम से ही भी जानते हैं। तो चाहे आप अवस्था का सिद्धांत कहिए या फिर आप विकासात्मक सिद्धांत कहिए, बात एक ही है। पूछेगा किसका सिद्धांत है? तो जीन पियाजे का। तो खैर, ये पूछने वाली बात तो थोड़ा अब चलन में कम रहा क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हाई होते जा रहा है। तो हम उस लेवल से, जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है ना। इससे रिलेटेड ये जो आज हम लोग पढ़ ले रहे हैं, शाम तक इससे रिलेटेड जीन पियाजे का जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उससे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी हम आपको करवाएंगे शाम को। ठीक है ना। देखिए, जीन पियाजे ने परिभाषा दिया क्या कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक तथा सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों का रचना करते हैं। ये परिभाषा दिया जीन पियाजे ने। बच्चे सिर्फ जानकारी याद नहीं करते बल्कि वे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण भी करते हैं। ठीक है ना। इसी विचार को क्या कहा गया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया है। इसी विकास को थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा, अब इसको हम समझेंगे। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे संज्ञानात्मक है क्या। कई बार एग्जाम में संज्ञानात्मक शब्द को ही देख के हम डर जाते हैं कि बहुत भारी भरकम शब्द है। तो इसका मतलब क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? व्यक्ति को सोचने, समझने, जानने और तर्क करने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की जो क्षमता है, वही क्षमता क्रमिक विकास कहलाता है। ठीक है ना। वही क्षमता क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अर्थात यहां यह बताता है कि बच्चों की सोच, जो थिंकिंग है, और जो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, उम्र के साथ कैसे विकसित होती है, यही है संज्ञानात्मक। यही क्या है? यही है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या तर्क कर रहे हैं, समस्या से कैसे निकल रहे हैं। ठीक है ना। हमारी बुद्धि कैसे काम कर रही है, इन सभी का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। ठीक है। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर हम समझे तो संज्ञान का मतलब होता है, अगर सामान्य अर्थों में हम समझे तो जो संज्ञान है, संज्ञान शब्द का मतलब हुआ, देखिए एक अगर सिंपल शब्दों में हम आपको समझाए तो संज्ञान, देखिए ध्यान से समझिए, लिखा है संज्ञान। संज्ञान में अगर स शब्द हटाइए तो क्या बचा? ज्ञान। ज्ञान मतलब क्या होता है? जानना, समझना, जानकारी करना। और ज्ञान शब्द में सम लगा है।
ठीक है ना, उपसर्ग है, ज्ञान शब्द में सम लगा है। ये शब्द को सिर्फ बढ़ा रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको उलझाने के लिए। ज्ञान नहीं कह रहा है, संज्ञान कह रहा है, बात दोनों का एक ही है, जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना। इसीलिए संज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ ज्ञान प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की मानसिक प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक विकास। ज्ञान प्राप्त करना और उसको कैसे हमें उपयोग करना है, यही मानसिक प्रक्रिया संज्ञान कहलाती है। ज्ञान का भी मतलब यही होता है, हम क्या सीख रहे हैं और उसका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, यही तो ज्ञान है। और ज्ञान और संज्ञान दोनों अलग नहीं है, एक ही है। तो संज्ञान से घबराना नहीं है, और संज्ञान से ही संज्ञानात्मक विकास बना है। संज्ञानात्मक विकास का ही मतलब हुआ सोचना, समझना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना, अपने ज्ञान का सही प्रयोग करना, यही संज्ञानात्मक विकास है और यही संज्ञान है। ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके हम समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कुछ मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं। तो सबसे पहले आता है ध्यान। ठीक है ना। सबसे पहला है ध्यान, अटेंशन, किसी भी वस्तु या घटना पर मन लगाना, ध्यान लगाना। ठीक। ध्यान के बाद आगे आता है धारणा। ध्यान के बाद क्या आता है, धारणा, चीजों को पहचानना और उसका अर्थ समझना। फिर उसके बाद आता है स्मृति यानी मेमोरी, अनुभवों को याद रखना। और फिर चौथा नंबर पे आता है कल्पना, इमेजिनेशन, कल्पना करना, नए विचारों या स्थितियों को अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक छवि बनाना, मानसिक छवि बनाना। ठीक है ना। और पांचवा आता है तर्क। पांचवा क्या आता है, तर्क, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष को निकालना। ऐसे कहीं से कुछ भी उठा के नहीं, तथ्य के आधार पर निष्कर्ष को निकालना ही तर्क कहलाता है। और लास्ट आता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कठिनाइयों को कैसे हम हल करें, कठिनाइयों से हम कैसे निकलें, यही क्या है, मानसिक विकास की प्रक्रिया है, यही संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे पहले ध्यान, धारणा, स्मृति, कल्पना, और फिर तर्क, और लास्ट में समस्या समाधान। याद रहेगा। अब इसमें जब अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो इसमें दो बात आता है, एक अनुकूलन और एक आत्मसातीकरण। अनुकूलन और आत्मसातीकरण, ये दोनों शब्द प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे ने बताया कि बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हुए अपनी ज्ञान की संरचना करते हैं। अच्छा, रचना और संरचना में बहुत अंतर नहीं है। जैसे ज्ञान और संज्ञान में अंतर नहीं है, वैसे रचना और संरचना एक ही चीज है, बस शब्द में उलझाने वाली बात है। ठीक है ना। अक्सर सीटेट में लोग फेल क्यों खाते हैं, क्योंकि शब्द में उलझ जाते हैं। शब्द को हल्का करिए, संज्ञान मत पढ़िए, ज्ञान पढ़िए, संरचना मत पढ़िए, रचना पढ़िए। ठीक है ना। तो रचना को निरंतर बदलते और विकसित करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मसातीकरण क्या है। तो आत्मसातीकरण क्या है, देखिए, जब बच्चा किसी नए अनुभव या जानकारी को अपने पहले से बने ज्ञान यानी स्कीमा, स्कीमा क्या है, मानसिक ढांचा, दिमाग के भीतर में जोड़ लेता है, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। उदाहरण के हिसाब से हम आपको समझाते हैं, एक उदाहरण देते हैं हम आपको। जैसे देखिए, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में समायोजित कर लेना। कैसे, जैसे एक बच्चा जिसने पहले केवल कुत्ता देखा, एक लड़का है जो पहले केवल कुत्ता देखता है, और वह जब किसी बिल्ली को देखता है तो वो समझता है कि वो कुत्ता है। जैसे आपने गेंद देखा, ठीक है ना, तो आपको मालूम है जो गोल है वो गेंद है। और आपने फिर सेव देखा, तो आपने सेव को भी क्या समझा, गेंद समझा। क्यों समझा, क्योंकि आत्मसातीकरण, पहले पूर्व ज्ञान से आपने अपने नए ज्ञान को भी क्या किया, जोड़ लिया। जब हम अपने पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ लेते हैं, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। यहाँ उसने बिल्ली को भी कुत्ते की
अपनी पहले से बनी अवधारणा में जोड़ लिया, यह आत्मसातीकरण है। ठीक है ना। आई होप कि आपको आत्मसातीकरण समझ में आ गया होगा। जब हम जैसे आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने गाय देखा और हमने भैंस देखा। तो गाय हमने देखा जिसके 4 पैर हैं, फिर हमने भैंस देखा, तो मुझे पूर्व ज्ञान से हमने सोचा, जोड़ा कि हम इस 4 पैर वाले को हम गाय कहते हैं, और जो सामने 4 पैर वाला है ये भी गाय ही है, लेकिन वो है भैंस। लेकिन हमने गाय उसको जाना क्यों? क्योंकि हमने अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ लिया। ये है आत्मसातीकरण। फिर अनुकूलन क्या है? जब बच्चा यह महसूस करता है कि नई जानकारी उसके पुराने ज्ञान से मेल नहीं खा रही, तो वह अपने पुराने ज्ञान यानी स्कीमा में बदलाव करता है ये और नया स्कीमा बनाता है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चे को मालूम था कि भाई जो गोल है वो गेंद है। फिर बच्चे ने सेव देखा तो बोला कि अरे मुझे तो 2 बॉल मिल गया। फिर मम्मी ने समझाया कि बेटा ये बॉल है और ये सेव है, एप्पल है, दोनों अलग अलग है। तो बच्चे को लगा अरे मैं तो समझता था कि ये बॉल है, जो गोल होगा वो सब कुछ बॉल होगा। लेकिन नहीं, जो गोल है ये गेंद है, इसको तो सेव कहेंगे। ये गोला है तो क्या हुआ, लेकिन सेव है। तो फिर बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को, अपने स्कीमा में नया ज्ञान भरा। ये है अनुकूलन। ठीक है ना। देखिए जैसे उदाहरण से आप समझिए, उसी बच्चे को जब बताया जाता है कि यह कुत्ता नहीं, 4 पैर है लेकिन ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, तो वह अपने मन में एक नया स्कीमा बनाता है। क्या बनाता है? कि 4 पैर वाले सिर्फ कुत्ते नहीं होते हैं, बिल्ली भी होती है। ठीक है ना। और कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग हैं। यह अनुकूलन है। यह क्या है? अनुकूलन है। देखिए मेरे भाई, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ऐसे आपको तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा कुछ। देखिए कोशिश करिए, एक बार वीडियो देखिए, दोबारा से देखिए, फिर नहीं समझ में आया हमें कमेंट जरूर करिए, हम आपको और आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब आत्मसातीकरण और अनुकूलन दोनों के बीच में जो बनता है उसे कहते हैं संतुलन। ठीक है ना। अब संतुलन क्या है? पियाजे ने बताया कि सीखना संतुलन से असंतुलन और फिर पुनः संतुलन की प्रक्रिया है। कैसे? देखिए, जब बच्चा अपने वर्तमान ज्ञान से दुनिया को समझ पा रहा होता है, उदाहरण, बच्चा जानता है कि कुत्ते 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ठीक है ना। ये संतुलन है। ध्यान से समझिए। देखिए जैसे आपने देखा, आत्मसातीकरण क्या है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लिया, वो आत्मसातीकरण है। लेकिन पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान ऐड कर लिया, ये अनुकूलन है। और दोनों के बीच संतुलन बना ले, ये संतुलन की प्रणाली है। संतुलन कैसे बनता है? तो सबसे पहले संतुलन होता है जब बच्चा अपने वर्तमान ज्ञान से दुनिया को समझ पा रहा होता है। बच्चा जानता है कि कुत्ते 4 पैर वाले जानवर होते हैं, ये संतुलन है। और असंतुलन क्या है? जब बच्चा कुछ ऐसा देखता है जो उसके ज्ञान से मेल ही नहीं खाता। उसने अभी तक जाना कि जो जिसके 4 पैर हैं वो कुत्ता होता है, लेकिन 4 पैर वाला तो उसने बिल्ली भी देख लिया। अब उसको भ्रम हो गया कि 4 पैर कुत्ते का है कि 4 पैर बिल्ली का है। हमसे तो सबने बताया कि जिसका 4 पैर होगा वो कुत्ता होगा, और अब कह रहे हैं सब कि ये 4 पैर वाली बिल्ली है, कुत्ता नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? असंतुलन हो गया। अब उसके ज्ञान में, उसके स्कीमा में असंतुलन पैदा हो गया। बच्चे के स्कीमा में क्या हुआ? असंतुलन पैदा हो गया। संतुलन नहीं है, अब असंतुलन पैदा हो गया। और फिर जाके पुनः संतुलन पैदा होता है। कब? जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करता है कि अब वह कुत्ता और बिल्ली में अंतर समझ सकता है कि 4 पैर सिर्फ कुत्ते के नहीं होते, बिल्ली की भी होती है। ये अलग है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, दोनों प्रजाति अलग है। अब बच्चा एक नया ज्ञान, संतुलन की पुनः स्थापना करता है अपने दिमाग के भीतर कि 4 पैर मतलब जो गोल है वो सिर्फ बॉल नहीं होता है, जो गोल है वो सेब है, ये गोला जो है वो गेंद है। दोनों में संतुलन, पुनः संतुलन स्थापित कर लिया।
क्लियर हो पा रहा है? अब इसको एक बार समरी फॉर्मेट में देखते हैं कि आत्मसातीकरण क्या है, अनुकूलन क्या है और संतुलन क्या है। देखिए, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना आत्मसातीकरण है। नई जानकारी हुई और उसको पुराने जानकारी से जोड़ लिए, यह आत्मसातीकरण है। पुराने स्कीमा में जब हम बदलाव करके नई जानकारी के अनुसार ढालते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, जिससे नई समझ विकसित हो, उसे हम संतुलन कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? जीन पियाजे ने देखिए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी है, क्रम से आप देखेंगे। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक ना? दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 9 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था है। और अंतिम और चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था है। अब एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। देखिए, संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं कि किसको कहते हैं? ठीक है ना? आँख, मुंह, नाक, कान, त्वचा, इन सब से बच्चा जब सीखे तो ये कौन सा अवस्था होता है? यह होता है संवेदी गामक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था, या संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं। और इसी अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? वस्तु अस्थायित्व का। आइए मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं विस्तार से समझ लेते हैं, फिर आगे हम आपसे बात करेंगे। इंद्रिय, बच्चा अपने इंद्रियों से कैसे सुनता है, सीखता है? देखिए, संवेदना और गति के माध्यम से सीखना। इस अवस्था में बच्चा, किस अवस्था में? संवेदीय गामक अवस्था, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा अपने इंद्रियों से, जैसे देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना, सूंघना, और शारीरिक गतिविधियों जैसे हिलाना, पकड़ना, चलना, इसके माध्यम से दुनिया को समझता है। और क्या इसकी विशेषताएं हैं? दूसरी विशेषताएं हैं वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है ना? बच्चा यह समझने लगता है कि वस्तु दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। जैसे जैसे क्या होता है, अगर हम खिलौना कपड़े के नीचे छुपा देते हैं, जैसे आप सबके भी घर पे छोटे बच्चे होंगे, तो आप अगर खिलौने को कपड़े के नीचे छुपा दिए और क्या कि खिलौना तो गायब हो गया। ठीक है ना? तो बच्चा बाद में उसे ढूंढने लगता है, ढूंढने की कोशिश करता है। वो समझता है नहीं नहीं, वस्तु है, गायब नहीं हुआ है। तो ये है वस्तु अस्थायित्व का गुण, जो कब आता है? संवेदीय पेशीय अवस्था में या संवेदी गामक अवस्था में। आगे अनुकरण। बच्चा बड़ों, जो बड़े हैं घर में, बड़े लोगों को देख करके, उनके क्रियाओं, उनके काम को देख करके नकल करना शुरू करता है। बड़े लोग जैसे करते हैं उन्हीं को नकल करता है, उन्हीं को कॉपी करता है, बच्चा देखता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि घर में बच्चों के सामने अच्छे से रहिए, अच्छा व्यवहार रखिए, ताकि बच्चा आपको अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है। आगे है कार्य परिणाम की समझ। जैसे रट्टल हिलाने से आवाज़ आती है, इसलिए बच्चा उसे बार बार हिलाता है। जैसे वो झुंझुना है ना, झुंझुना हिलाने से साउंड आता है उसमें से, इसलिए बच्चा बार बार झुंझुना हिलाता है। बड़े बच्चे को झुंझुना दिया जाता है, देखें आप लोग? नहीं, छोटे को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना वो हिलाता है, आवाज़ आता है, उसे मज़ा आता है। ठीक है ना? उसे बार बार सोचता है कहाँ से आवाज़ आ रहा है। उसके बाद स्वयं की पहचान की शुरुआत होती है। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है कि वह दूसरों से अलग एवं स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ठीक है ना? अब अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसमें 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, जीववाद। बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे चलते चलते अगर बच्चा गिर गया तो मम्मी क्या करती है? जमीन पे पीटती है, हाँ, मार दिया मार दिया। फिर कहती है बच्चे, अरे बेटा चुप हो जा, मैं तो मार दी बेटा, चुप हो जा। बच्चा चल रहा है, टेबल से चोट लग गया, मम्मी टेबल को मारने लगी, अच्छा मार दिया, तू चुप हो जा।
तो बच्चे को ये समझ में नहीं आता है सजीव और निर्जीव क्या है, कुर्सी टेबल को चोट नहीं लगता है, ये सब बच्चे को समझ नहीं आता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। तो जीववाद किस अवस्था में आती है, तो ये आपकी आती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था, और ये अवस्था कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद अहम केंद्रित, खुद को सबसे ऊपर समझना, खुद को ही श्रेष्ठ समझना, मतलब सबका अटेंशन अपने तरफ लेना बच्चों में आ जाता है। कब, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। इसीलिए बच्चों से देखते हैं, इस उम्र के बच्चों से घर वाले परेशान रहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, और क्या आता है, अपलटावी गुण आ जाता है। अपलटावी गुण क्या है, जैसे 2 + 4 = 6 ये कर लेगा, पर 4 + 2 = 6 ये उसको नहीं मालूम है, ठीक है ना। पलट के अगर कोई क्वेश्चन कर दिए तो नहीं बता पाएगा। किस अवस्था में, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मुद्रा संप्रत्यय, मतलब सिक्कों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है उसे, मुद्रा पैसों में, भार और ऊंचाई में, क्रम सीरियल में गड़बड़ा देता है, सीरियल सही से नहीं कर पाता है, समझे। तो बच्चा जो क्या दिक्कत होता है उसको, तो मुद्रा संप्रत्यय नहीं कर पाता है, दूरी, भार, ऊंचाई और क्रम सीरियल निर्धारण नहीं कर पाता है, इन सब के कॉन्सेप्ट में कमी रहती है। और आगे समझिए, प्रतीकात्मक सोच, ठीक है ना, सिंबॉलिक, यानी बच्चा वस्तुओं या घटनाओं को सिंबॉलिक से, प्रतीकों से, चिन्हों से व्यक्त करना सीखता है। जैसे खिलौने को असली कार या गुड़िया को असली बच्चा मानना। जैसे देखते हैं छोटे बच्चे क्या करते हैं, बच्चियां क्या करती हैं, गुड़िया को सजाती हैं, उसको तेल लगाती हैं, कंघी करती हैं, उसको मतलब रियल में मानती हैं कि वो सही में छोटा बच्चा कोई है। कार को समझते हैं कि मतलब रियल में कार है, खिलौने को असली मानना, ठीक है ना। भाषा का विकास, इसी उम्र में भाषा का विकास, इसी अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से विकसित होता है। क्या भाषा, बच्चों में भाषा का विकास किस अवस्था में, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। स्व केंद्रित, ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण से सोच नहीं पाता, उसे लगता है कि वह सब उसी की तरह देखते और सोचते हैं। जैसे अगर वह आंखें बंद कर लेता है तो सोचता है कि अब सामने वाला भी उसे नहीं देख पा रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर बच्चा आंख बंद कर लिया, उसे कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसे भी लगता है कि अब सबको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कल्पनाशीलता, बच्चों में कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। वह काल्पनिक बातें करने लगता है, जैसे चांद मेरे साथ चल रहा है, तर्क नहीं, कल्पना सिर्फ करता है। संरक्षण की कमी, बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि किसी वस्तु या मात्रा या आयतन बदलने पर भी उसका परिणाम समान रह सकता है। कैसे, जैसे देखिए 2 गिलास है और दोनों गिलास में अगर आप दूध रख दे रहे हैं, एक गिलास मोटा है मतलब चौड़ा है, एक गिलास पतला है पर लंबा है, तो बच्चा जो है उसमें अंतर नहीं कर पाता है कि मोटे गिलास में दूध ज़्यादा है कि पतले गिलास में। उसको लगता है कि जो बड़ा है उसमें दूध ज़्यादा है, ये छोटे वाले में तो दूध कम है। बात समझ में आ रहा है। पानी को चौड़े गिलास से पतले गिलास में डालने पर सोचता है कि पानी ज़्यादा या कम हो गया है, ठीक है ना। वस्तुओं की एक विशेषता पर ध्यान, बच्चा किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, बाकी को नज़रअंदाज करता है, ठीक है ना। और बच्चों में हमेशा जादुई सोच रहती है, कब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है, जैसे गेंद रो रही है, सूरज मुझसे नाराज हो गया इसलिए आज निकला नहीं, ठीक है ना। ये सब बच्चे सोचते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, कहीं कहीं 11 वर्ष भी लिखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं 11 9 से 11 है। मुख्य विशेषता क्या है, ठोस वस्तुओं पर तर्क करने की क्षमता। बच्चा अब ठोस मतलब यथार्थ जो वस्तुएं हैं जो दिख रही हैं, उन वस्तुओं पर तार्किक सोच कर सकता है, परंतु ध्यान रखिएगा तार्किक सोच करेगा किस पे, जो दिख रहा है उस पे। जो दिख नहीं रहा है, जो अमूर्त है, उस विचारों पर कभी भी वह सोच नहीं पाता है।
कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संरक्षण का विकास, बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने पर भी उसकी मात्रा समान रहती है, घटता बढ़ता नहीं है। जैसे कि इससे पहले बच्चे ने क्या सोचा, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बच्चे को ये लगा कि पतला गिलास में दूध ज़्यादा है और चौड़े गिलास में दूध कम है, ठीक है ना। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, जो बच्चा वस्तुओं को साझा गुणों के आधार पर वर्गों में बांटने की क्षमता विकसित कर लेता है। जैसे जानवरों को पक्षी, स्तनधारी आदि में बांटना शुरू कर देता है। पक्षी कौन है, जानवर कौन है, स्तनधारी कौन है, इसमें वर्गीकरण कर लेता है। श्रृंखलाबद्ध सीरियल से किसी भी चीज़ों को रख देता है, जैसे छोटे से बड़े के क्रम में, या बड़े से छोटे के क्रम में, या हल्के से भारी के क्रम में, या भारी से हल्के के क्रम में। उल्टनीय गुण उसमें आ जाता है, मतलब जो पलटने वाला गुण है वो आ जाता है उसमें। अब 5 + 2 = 7 भी कर लेता है और 7 - 2 = 5 भी कर लेता है, ठीक है ना। अहम भाव में कमी आ जाती है। अब बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण से भी सोचने लगता है, यानी केवल मेरा ही दृष्टिकोण सही नहीं है, जो दूसरे लोग हैं, मतलब दूसरे की भी सोच अलग हो सकती है, सिर्फ मेरा ही सोच सही नहीं है, ठीक है ना। ये वाली सोच अब उसमें घटने लगती है, हट जाता है ये सोच धीरे धीरे। कारण परिणाम की समझ हो जाती है उसके अंदर। अब बच्चा तर्क और कारण के आधार पर घटनाओं को समझता है। इसी में आगमनात्मक तर्क करता है, जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यह गुण इसी अवस्था में आता है, कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अब अंतिम स्टेज है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन कर सकता है बच्चा अब ठोस वस्तुओं से हटकर अमूर्त विचारों, सिद्धांतों और कल्पनाओं पर सोचने लगता है, जैसे न्याय, प्रेम, ईमानदारी, स्वतंत्रता जैसे अमूर्त विचारों पर विचार करने लगता है। अब अमूर्त चीज़ों पे भी तर्क करता है बच्चा। यदि ऐसा हो तो क्या होगा, जैसे परिकल्पना तर्क करने लगता है, जैसे अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। इस तरह की बातें बच्चा सोचने लगता है, तर्क करने लगता है। उसमें निगमनात्मक तर्क आ जाता है। बच्चा सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करता है। सभी मनुष्य नश्वर हैं, जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, या मैं मनुष्य हूँ और मैं भी नश्वर हूँ। इस तरह सी बातें करने लगता है, सोचने लगता है, भविष्य की योजना बनाने लगता है, आगे के बारे में सोचने लगता है। ये सब विकास कब होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तर्कशीलता और विश्लेषणात्मक सोच आने लगता है। बच्चा जटिल समस्याओं का विश्लेषण करता है, तर्क संगत समाधान निकाल सकता है, स्वयं की पहचान करता है कि किशोरावस्था में बच्चा मैं कौन हूँ आदि इस तरह के प्रश्न करने लगते हैं, विचार करने लगता है। कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच भी आ जाती है उसमें। इस अवस्था में बच्चा नई संभावनाओं पर विचार कर सकता है और विचारों की आलोचना भी कर सकता है। इस तरह के गुण इसमें विकसित हो जाते हैं, कब? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।